नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में जो 3 जजों की कमेटी बनी हुई है, वो 3 दिन से मोर्चा संभाले हुए दिल्ली में। लेकिन अभी तक उन्होंने जो अपडेट आया उसके हिसाब से सिर्फ फायर डिपार्टमेंट के हेड जो गर्ग है उन्हीं से पूछताछ की है। बाकी लोगों से पूछताछ कब करेंगे सर वो? देखिए अंजू जी, ये तो उसी तरह हुई कि अगर किसी राजनेता के घर में कोई मर्डर हो जाए तो उसके घर में ये हो कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो सारे बुला लिया जाए और सारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिल करके उस मर्डर की जांच करेंगे, क्योंकि उनकी प्रिविलेजेज हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर नेताजी के घर की कुछ सीक्रेट बातें हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर सारे जांच करेंगे। कहीं से भी ये सब बातें मतलब पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कह रहे हैं ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर इस घटना को हम देखें, हम इसको क्राइम से कंपेयर करके देखते हैं। जो भी चीज रिकवर हुई है, जो वहां पे पाई गई है, उसको हम अगर ह्यूमन बॉडी वहां पे रख दें तो क्या सेम ट्रीटमेंट हो सकता है? आईपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या बीएनएस में जो भी क्राइम डिफाइन है, उनके लिए तो पनिशमेंट सबके लिए अलग अलग है। लेकिन जांच एजेंसी तो पुलिस ही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तो इन्वेस्टिगेट करेगा किसी भी क्राइम को। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्राइम सीन के लिए और भी एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर यह नोटों के जलने की मामला की जगह किसी की मृत्यु का मामला होता या किसी के जल के मरने का मामला होता, तो भी क्या सवाल उठेंगे नहीं कि इस जांच को करने के लिए क्या जो व्यक्ति बैठ रहे हैं, उन्हें क्या 2-4 दिन का भी अनुभव है ऐसी जांच करने का? दे आर नॉट द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। अगर ऐसी कोई प्रोटेक्शन चाहिए जिसमें कि न्यायपालिका की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, तो लेट द इन्वेस्टिगेशन बी डन बाय पुलिस ऑफिसर, बट द सेम शुड बी केप्ट इन ए सील्ड एनवलप। इतना प्रोटेक्शन दिया जा सकता है जजेज को। मेरा सजेशन है, अगर ऐसी कोई बात है जिसमें कि न्यायपालिका की साख को कोई ऐसी बात है कि जिससे धक्का लग सकता है या क्वेश्चन उठ सकता है और न्यायपालिका को इसका प्रोटेक्शन चाहिए, तो सारी जांच होने दीजिए। सारी जांच सील्ड एनवलप में जो बड़े पुलिस ऑफिसर हैं उनके कब्जे में रखे जाने चाहिए, उनसे अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक इन सब चीजों को किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सीरियस ऑफेंस। यह चीज समझाई जानी चाहिए। लेकिन हर काम हम खुद ही करना शुरू कर देंगे, यह बात तो कहीं से नहीं समझ में आती। पर सर, जी। जैसे आप कह रहे हैं ना कि न्यायपालिका के साथ को धक्का लग सकता हो, धक्का तो लग गया है। उस धक्के को ही, उस धब्बे को ही तो मिटाने की कोशिश में 3 जजों को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 3 दिन से वो सिर्फ फायर डिपार्टमेंट वाले से बात कर रहे हैं। अरे जज महोदय से पूछिए ना, उनके परिवार से पूछिए, उनके गेटकीपर से पूछिए, स्टाफ से पूछिए, उनसे तो आपने कोई पूछताछ नहीं की। ये जो बाहर से आए थे आग लगने के लिए, आग बुझाने के लिए, जिन्होंने वीडियो बनाया, आप उनसे पूछताछ करेंगे सर? तो फिर तो साख कैसे बचेगी? देखिए, एज ए कॉमन मैन और एज ए लॉयर जो मेरा अनुभव है, उसमें हम्म, मैं कहता हूँ इस केस में 2 एफआईआर होनी चाहिए थी। पहली एफआईआर उन फर्स्ट विटनेसेज के खिलाफ होनी चाहिए जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया। हम्म, क्यों? क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं वो फर्स्ट वीडियो नहीं है, दैट इज द लास्ट वीडियो। कितनी नोट थी, कैसे आग पकड़ी थी, जब आग पीक पे थी, उस समय का कोई वीडियो नहीं है। ये आग बुझने के बाद का वीडियो है। और प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट विटनेस हैं, फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, फायर सर्विसेज के जो मेन ऑन ड्यूटी हैं, जो काम पे लगे हुए हैं, वो लोग हैं। तो उनके खिलाफ एक नामजद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 2 चीज के लिए। एक, कि उन्होंने सेवा में कमी की, कोताही की। दूसरी बात कि क्या ये न माना जाए कि आप लोगों ने ही एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया है और इनकी जवाबदेही सेट की जानी चाहिए, फिक्स की जानी चाहिए। दूसरा दूसरा एफआईआर दर्ज होना चाहिए अंजू जी, अननोन लोगों के खिलाफ। मैं न्यायपालिका की गरिमा का पूरा ध्यान रखते हुए कहता हूं, अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस चीज का पता लगाने के लिए इन नोट्स का सोर्स क्या है,
कैसे आया है, कहां से आया है, जब तक कि क्लियर एविडेंस ना मिल जाए कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जस्टिस वर्मा इटसेल्फ, तब तक जो है उनके खिलाफ कोई नामजद एफआईआर किए जाने की आवश्यकता नहीं है और न किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को सुरक्षित किया जाना भी आवश्यक है। तो दूसरी एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ करके इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों ही जांच, मैं कह रहा हूं, अगर न्यायपालिका की गरिमा का रक्षा करना है, न्यायपालिका को प्रोटेक्शन प्राप्त है किसी तरह से कि उस तरह के मामलों में इम्यूनिटी है, तो उन सब चीज का ध्यान रखते हुए सारी रिपोर्ट जो है सील्ड एनवलप में तैयार होनी चाहिए और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के कब्जे में होनी चाहिए। वह किसी पर ऐसे ऑफिसर जी। सर, तो जैसे आपने जी। कहा ना कि फायर डिपार्टमेंट के वो लोग जो मैन ऑन ड्यूटी थे उनके नाम पर एफआईआर हो। सर, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी थी, 15 तारीख को दे दी थी, लेकिन ऊपर के अधिकारियों ने तो दाएं बाएं किया। फिर वो जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के उन तक पहुंची, तो वो तो उन्होंने तो दे दी थी, लेकिन उसके बाद आप याद कीजिए ये स्टेटमेंट भी आ गई थी कि गर्ग ने कहा है कि हमने तो नोट देखे नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो आप सोचिए किस लेवल पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश एक हफ्ते तक हुई। हमको और आपको तो 20 तारीख को पता चला, वो तो 14 तारीख की घटना थी। तब तक तो कॉलेजियम भी बैठ चुका था, ट्रांसफर के ऑर्डर भी दिए जा चुके थे सर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए सर। किस स्तर पर जाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, ये भी तो देखना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट के लोग बेचारे तो गए थे आग बुझाने के लिए, उनको क्या पता था कि गांधी जी जल रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि सारी बातें बयान हैं अभी तक, हम्म। ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं आई अभी तक। आपने कहा ना कि बात तो चल गई थी जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर की 20 तारीख 21 तारीख को ही, लेकिन हम्म। ऑफिशियल ऑर्डर कभी पोस्ट नहीं हुआ। हम्म। तो जब ऑन रिकॉर्ड चीजें आती हैं तभी न्यायपालिका काम करती है। न्यायपालिका या ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज या सरकार की संस्थाएं जब ऑन रिकॉर्ड कोई बात आ जाती है तभी उस पर काम कर पाती हैं। तो जब ऑन रिकॉर्ड चीजें आएंगी तभी चीजों में क्लियर होगा कि कौन क्या कह रहा है, किसने कितनी लापरवाही की है, किसने कितना मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, जो सीडीआर है, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, खास करके फायर सर्विसेज के अथॉरिटी के ऑफिसर्स की, उन पे आई हुई हर कॉल देखी जानी चाहिए कि किसकी है। व्हाट्सएप कॉल आई है उसको भी सर्च करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हुआ है ऑन स्पॉट, घटना के स्थल पे 2-3 घंटे के अंदर जो कम्युनिकेशन हुआ है उसका डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों के साथ साथ इन बातों को भी देखा जाना चाहिए कि किन किन लोगों ने कम्युनिकेट किया है। हमारे कॉलेजियम के लोगों के साथ माननीय न्यायाधीशों ने किया है। सभी लोगों के सीडीआर को देख करके कहीं अगर कोई चीज बन रही है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बात मीडिया में लीक ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस वर्मा को या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी उंगली उठाने से पहले सब्सटेंशियल एविडेंस निकलने के बाद ही उस चीज को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और उसके पहले जो है न्यायपालिका की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सर, अभी इधर 3 जजों की जांच पड़ताल चल रही है और उधर तो 5-5 वकील जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे, वो भी तो लीगल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अपना केस बनाने में लगे हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए जिसके घर में हो सर? ये बात तो किसी के गले नहीं उतर सकती कि सर उनके घर में ये सब कुछ हो गया, उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनके परिवार से पूछताछ नहीं हुई, उनको पता ही नहीं इस बारे में। अंजू जी, गले तो एक बात यही नहीं उतर रही है कि जो विक्टिम कार्ड खेला जाना शुरू हुआ, हम्म। क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हुआ 5 दिन बाद। घटना घटती है 14 तारीख को और रोना धोना मचता है 21 तारीख से कि उनको हम्म। फंसाया जा रहा है और बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ जिस तरह की बातें कही जा रही है, मैं उस पर कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर सब कुछ फंसाया जा रहा था तो कॉलेजियम किस लिए बैठा हुआ था? कॉलेजियम क्यों इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि ट्रांसफर किया जाना चाहिए? और कॉलेजियम अगर ट्रांसफर करने के डिसीजन पे पहुंच गया तो कॉलेजियम ने इतना विलंब क्यों किया? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार देश में लोग न्यायपालिका के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, बढ़ के बोल रहे हैं। जो एक गरिमा और सम्मान बचा हुआ था, उसको जो डेंट हुआ है इस घटना से, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ हिंदी में एक वर्ड यूज होता है, नीर-छीर विश्लेषण जांच। हम्म। नीर-छीर जांच होनी चाहिए, मतलब एक-एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए, क्या है, कैसे है।
फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस जो रिपोर्ट हुई, 100 नंबर कॉल हुई फायर सर्विसेज को, वो सारी कॉल को जो है फायर सर्विसेज को सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अगर आप फायर सर्विसेज के लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो अपने डिफेंस में ले आएंगे ना अपने ऑफिसर्स के बचाने के लिए। ऐसी बातें मीडिया में चल रही हैं या सोशल मीडिया में चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि फायर सर्विसेज की अथॉरिटी ने जो वीडियो बनाए थे उसको डिलीट करने का आदेश हुआ। तो डिलीट करने का आदेश किसने दिया? तो डिलीट तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि कॉल आई होगी कि डिलीट करो और उसने कहा होगा अच्छा नहीं मैं 3 घंटे बाद डिलीट करूंगा। फोन से उनके वीडियो भी तुरंत डिलीट हुआ होगा। तो कॉल का रिलेशन और वीडियो डिलीशन का रिक्वेस्ट फोरेंसिक जांच के लिए सभी का फोन लेकर के जाना चाहिए, कब्जे में लिया जाना चाहिए सभी का फोन। तो बात यह है कि इसकी जांच करेगा कौन? न्यायाधीश करेंगे। जिसको एक्सपर्टीज है वो करेगा ना। अगर किसी का मर्डर होगा तो मर्डर में जिसको इन्वेस्टिगेशन करने की एक्सपर्टीज होगी वो जांच करेगा। अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए तो इम्यूनिटी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि जब तक फाइनल आउटकम जांच का ना आ जाए तब तक के लिए उसको सीक्रेट रखिए, टॉप पुलिस ऑफिसर्स के पास रखिए। पर सर कल एक खबर आई थी ना कि मंगलवार को या बुधवार को दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी पहुंचे थे घटनास्थल पर, जस्टिस वर्मा के घर पर, वो भी छानबीन कर रहे हैं। और ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच करे, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन पहले दिन से कह रही है, जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया कि हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए जब उनका ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा था हम तो कूड़ादान नहीं है, यहाँ नहीं आने चाहिए। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप सीबीआई और ईडी से जांच कराइए। सर जो डेंट लगा है न्यायपालिका को, उस डेंट को हटाने के लिए आपको पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच एजेंसियों से जांच करवानी चाहिए। 3 जजों की जो कमेटी है वो जिस रफ्तार से काम कर रही है सर, एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है। वो जांच करेंगे तो क्या मतलब आप मान सकते हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर सच में ऐसी जांच करेंगे कि लोगों को समझ में आ जाएगा, या सिर्फ लीपापोती करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है? अंजू जी, किसी ने कहा कि हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी ने कहा। किसी ने नहीं और कहा, एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है सर। जिस पुलिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसी पुलिस ने आपके घर की आग बुझाई और देश भर को 4 दिन तक पता नहीं चलने दिया। जिस पुलिस को आप कह रहे ट्रस्ट नहीं करते हैं वो पुलिस आपका 4 दिन तक किया हुआ गंदा, आपका फैलाई हुई गंदगी को जनता के बीच आने नहीं दिया। ये तो थैंक्स बनाइए कि हमारे यहाँ का मीडिया, एक बड़ा चैनल मीडिया पार्टनर जिसने हिम्मत करी कि अपने अखबार में छापने की। आप कुछ भी बोल देंगे किसी के खिलाफ। मतलब जो पुलिस ऑफिसर इतनी मेहनत से करके आपके घर की आग आग बुझा रहा है और 4 दिन तक आपके घर का सीक्रेट जो है कॉन्फिडेंशियल रख रहा है, उसको आप कह रहे हैं आप पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते। अरे भाई, आप पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते तो देश के लोग कैसे करेंगे? फिर तो कोई पुलिस को ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर किसी को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से बयान दे करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसीज के खिलाफ या संस्थाओं के खिलाफ बोलने से परहेज करना चाहिए था। आखिर पुलिस प्रोटेक्शन में ही तो चलते हैं, किसके प्रोटेक्शन में चलते हैं भाई? तो जब आप उस प्रोटेक्शन में रह करके उस प्रोटेक्शन का फायदा सबको दिख रहा है कि 4 दिन तक वो घटना भनक नहीं लगी। नहीं तो सपोज करिए इतने लोग घूम रहे हैं लुटियंस जोन में, कहता तो छोटी सी घटना होती है तुरंत मीडिया का कैमरा वहां पहुंच जाता है। आग जैसा घटना, आग में धुआं भी उठता है, आग बंद कमरे में नहीं लगती है। तो धुआं उठ रहा है तो लोग तो पूछेंगे ना भाई धुआं कहां से आ रहा है। उसके बावजूद पुलिस ने, मीडिया ने आपके घर की इज्जत बचा के रखी। उस पुलिस को आप कह रहे हैं पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं है। अरे भाई, सही बात तो ये है कि आप जितना डिले करेंगे उतना ही आप पर से लोगों का भरोसा उठेगा। बिल्कुल। और सर जितने भी मामलों की सुनवाई, सर जितने भी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होती है, या एक्स सीजीआई ने जिन मामलों की सुनवाई की होगी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ही तो की है। पुलिस के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे खड़ा करके रख दिया जाता है कि आप यूनिफॉर्म में नहीं आए सर। वो पुलिस आपका और दोनों दोनों कानून के पैरोकारी तो है, पुलिस भी और जज और वकील भी, सब पैरोकारी तो है उसी कानून और संविधान की रक्षा ही तो कर रहे हैं। आपस में उनको भरोसा नहीं एक दूसरे पर। हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं अंजू जी। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का मैटर कभी कभी ऐसा होता 30 सेकंड भी नहीं सुना जाता, उठा के फाइल फेंक दी जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि न्यायाधीश का इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, कुछ व्यक्तिगत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फाइल फेंकी जा रही है उसको हमारे बहस से पहले माननीय न्यायाधीश अपने घर से पढ़ के आते हैं
उनका कुछ ना कुछ जुडिशियल माइंड लगा होगा कि हमारे फाइल से वो कन्विंस नहीं है, उठा के फेंक रहे हैं, चलिए प्रक्रिया का हिस्सा है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमको भरोसा नहीं है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दिस इज पार्ट ऑफ द वर्क, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे माननीय न्यायाधीशों का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इस तरह से अगर आप कहेंगे चीजों को, तो लोगों का भरोसा जो है कहीं न कहीं आपसे उठ रहा है। आप चीजों को ट्रांसपेरेंट करिए, और कहते हैं ना, सेल्फ गोल मार दिया। मैं तो यही कहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लीक नहीं हुई होती, या मतलब इशू नहीं हुआ होता, तो शायद एक बार विक्टिम थियरी पे लोग भरोसा कर लेते। लेकिन कैसे उस चीज को मान लिया जाए जहां पे जलने के बाद नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं? तो जलने के पहले का वीडियो किसी के पास अगर होगा, तो मैं फिर अपनी बात घुमा के ले जा रहा हूं वहीं पे। फायर सर्विसेज के लोगों के ऊपर एफआईआर करो, जब उनका गला फंसेगा वो लोग सच्चाई उगलेंगे। जब उनकी नौकरी जाने लगेगी तो मीडिया में और वकील के सामने जा जा करके अपनी सच्चाई बयान करेंगे कि फला का फोन आया था। और मैं तो कह रहा हूं भाई, इतना बड़ा बवाल कट गया है, आज अगर आप खुलेआम सच्चाई सामने रखेंगे, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। दुनिया, पूरे भारत की क्या, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ खड़ी होगी अगर आप सच्चाई का साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप न्यायपालिका के खिलाफ बोल देंगे, या कार्यपालिका के खिलाफ बोल देंगे, या किसी राजनेता के खिलाफ बोल देंगे। आप कहेंगे कि फला सांसद के कहने पे मैंने वीडियो डिलीट किया, तो सर भी आपका जो है जॉब पे कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। आप सच्चाई बोल जाइए। सर आपको नहीं लगता कि सीजेआई संजीव खन्ना को सो मोटो लेते हुए इस पूरे मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपनी चाहिए थी? जहां इतने पैसे मिलते हैं सर, वहां तो सीधे सीधे ईडी ही एंटर करती है ना। अगर वो ऐसा करते तो शायद जो जिस साख की बात आप कर रहे हैं, जिस इज्जत की बात आप कर रहे हैं महामहिम की, उस इज्जत पर जो धब्बा लगा है, कम से कम कुछ तो मिटता, लोगों में भरोसा तो होता कि हमारे घर तो अगर 2 लाख से ज्यादा रुपए कैश मिल जाए तो ईडी या सीबीआई पहुंच जाती है। वहां क्यों नहीं पहुंची अभी तक? किसको बचाया जा रहा है सर? नहीं, इस घटना में अगर नोट की जगह कोई आदमी जल के मरा होता, मैं सीधे कह रहा हूं, तो क्या कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए तैयार होता कि वो बॉडी गायब हो जाती और कोई सवाल नहीं पूछता? आखिर क्राइम का जो मेन एविडेंस है वो गायब हो गया, क्राइम सीन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, और वह तब जबकि देश का कोलेजियम इस बात पे चर्चा कर रहा है कि माननीय न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इतनी हिम्मत कहां से आई? किसके पास आई? किसके पीठ पे हाथ रखने से आई? इन सब बातों का जवाब जनता मांग रही है, और हम लोग जहां कहीं भी बैठ रहे हैं, आज की यही चर्चा हो रही है कि सर इस घटना में किसका हाथ हो सकता है। हम लोग तो परेशान हो गए इन सवालों का जवाब देते देते। और 1% के लिए इस बात पे माना जा सकता है कि विक्टिम थियरी है, लेकिन विक्टिम थियरी में डिले जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये टाइम जो बाइंड। 4 दिन का डिले हुआ है, और 4 दिन के डिले में जो कोलेजियम बैठा है, कोलेजियम ने जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर दी, यह सब चीजें जो है कहीं न कहीं चीजों को ऐसा कर दी जो अब संभल नहीं रहा है। और संभलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अब कारण बचा हुआ है, इसको ट्रांसपेरेंट वे में पहले दिन की घटना से लास्ट तक, नोट रिपोर्ट होने से नोट का राख तक, सारी बातें जो है, जितने ऑफिसर्स उस घटनास्थल पे पहुंचे, सबका रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए। सर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां की बार एसोसिएशन और वहां के लॉयर्स तो हड़ताल पर चले गए हैं। आज लखनऊ की जो बेंच के वहां के जो बार काउंसिल है उनके लोग, फिर जबलपुर के, इन्होंने भी आज सीजीआई से मुलाकात की है। और ताज्जुब की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अनिल तिवारी, वो तो 2 दिन से दिल्ली में, उनको तो विधि मंत्रालय ने दिल्ली बुला लिया है। क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पर स्टेल में जो बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है कि कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मना लिया जाए कि आने दें उनको अपने यहाँ? देखिए, मैं तो पहली बात सैल्यूट करूंगा इलाहाबाद बार एसोसिएशन को, जिसने खुल करके बिना किसी लाग लपेट के, नहीं तो इस तरह से न्यायाधीशों के प्रति कोई बोलता नहीं है, या जहां पे न्यायपालिका इन्वॉल्व होती है कोई बोलता नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे प्रदेश को डस्टबिन नहीं समझा जाना चाहिए। इस पर सही कहें तो कोलेजियम को एक कदम आगे बढ़ के इनसे कहना चाहिए था कि भाई साहब, आप जब तक ये सब मामला चला तब तक के लिए आप छुट्टी पे चले जाइए।
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सेवा करनी ही है? और रोस्टर जब से नाम हटा दिया ऊपर गया दाग है लगे, सर। जब तक आप नीट एंड क्लीन क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए आप छुट्टी ले लीजिए। आपको क्यों न्यायपालिका में जाकर के सेवाएं देनी है? और जब आपकी डिग्निटी पे, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन लगे हुए हैं, माना कि ये आपकी एक विक्टिम थ्योरी हो सकती है, जिसपे आगे वाली जांच में हो सकता है कुछ ऐसे एविडेंस निकले जिसपे कि लोग भरोसा करें, हाँ, लेकिन निकाले जाएंगे प्राइमा सर। फेसी जो मैं तो कह रही हूँ निकाले जाएंगे, ऐसे ही एविडेंस निकाले जाएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी जो है, जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए सही कहें तो आपको इलाहाबाद की भी सीमा में प्रवेश नहीं करना चाहिए और दिल्ली की सीमा में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये दोनों राज्यों से बाहर आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली प्रदेश के अंदर रहते हैं तो यह माना जाएगा कहीं न कहीं आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि सुई आपकी तरफ झुक रही है, जवाबदेही आपकी तरफ आ रही है, इसलिए आपको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम जो है जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती है, मान लीजिए 3 जजों की कमेटी ही जांच कर रही, तब तक के लिए दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, इलाहाबाद के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी हम अपना सेवाओं को रिज्यूम करेंगे। तो तब तक के लिए कंपलसरी छुट्टी पे चला जाना चाहिए था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको ट्रांसफर किया जाए, यह देशव्यापी पॉइंट बन गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जब हिम्मत करी, तो आप देखें पूरे भारत भर की बार एसोसिएशन इस पर उठा रही है। मैं एक लीगल पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि मेरे जी, पास मैं जानकारी है और लोग इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि लॉयर्स के पास ही ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। जजेज को प्रोटेक्शन मिला हुआ है जजेज प्रोटेक्शन एक्ट जी, 1985 के जरिए, जिसमें उनको इम्यूनिटी है। और सेक्शन 3 अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो कहा गया है कि इनको ड्यूरिंग द जुडिशियल बिजनेस के तहत केवल प्रोटेक्शन है। आप अगर इस तरह की चीज कोई निकल के आ रही तो वहां पर प्रोटेक्शन नहीं है। और पावर पावर भी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि केवल पावर हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। पावर में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चारों को पावर है, अगर कोई सिविल और क्रिमिनल एक्ट होता है जिसमें कि जुडिशियल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, तो दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार शुरू करवा सकती है जांच, दिल्ली सरकार चाहे तो एफआईआर दर्ज करा सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार करा सकती है। इसलिए इंतजार किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगी या हाई कोर्ट ही कुछ करेगी। तो जुडिशियल सर वर्क तो केवल प्रोटेक्शन प्राप्त है। जी। सर मैं चाहूंगी इसको आप थोड़े और विस्तार से समझाएं, क्योंकि हम सब लोग तो यही मानकर चल रहे हैं कि जो जज होते हैं उनको हर तरह से इम्यूनिटी मिली होती है। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशियल वर्क के दौरान कुछ होता है तब इम्यूनिटी है, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, उनके बंगलों में कुछ हो रहा है, उससे इम्यूनिटी नहीं है। मैं लास्ट की लाइनें थोड़ा-सा पढ़ दूँ जिससे कि आपके दर्शकों को समझ में आ जाए। आप देखें स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है पैरा 3 का क्लॉज 1 पढ़ें। क्लॉज 1 की तीसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ। Who is or was a judge for an any act, things or word committed, done or spoken by him, उनके द्वारा हम्म, कुछ बोला गया, कहा गया, किया गया, और in the course of acting or purporting to act in discharge of the official or judicial duty or function। तो जो जुडिशियल ड्यूटी और फंक्शन है उसमें ये सारे प्रोटेक्शन मिले हुए हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। पैरा 2 जो है कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल डिबार और अफेक्ट इन एनी मैनर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी हाई कोर्ट। मतलब चारों को पावर है, सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, सभी को। हम्म। तो सर any यहाँ other authority under any law for the time being enforced to take such action whether by way of criminal हम्म, or civil or departmental proceedings हम्म, और अदरवाइज। अदरवाइज जो वर्ड है ये व्यापक पावर दे देता है चारों के लिए। मतलब जहां पे अदरवाइज आ गया वहां पे अनलिमिटेड पावर आ गई। हम्म, अदरवाइज अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज आर वाज ए जज, मतलब जज है या था। रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कार्यवाही करने की पावर दे रहा है और सिटिंग जज के खिलाफ भी कार्यवाही करने की पावर दे रहा है। तो अगर आपका जुडिशियल ड्यूटी नहीं है तो हाँ, क्या घर में नोट रखना जुडिशियल ड्यूटी है? सवाल उठेगा। मान लीजिए रखा नहीं, कहीं पाया गया
तो ये तो माना नहीं जाएगा कि यहाँ पे कहीं चेस्ट चल रहा है स्टेट बैंक का कि यहाँ नोटें बैंकों से जमा होंगी, जमा की जाएंगी। तो ये तो करने दीजिए ना केंद्र सरकार को जांच अपना। और केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? एफआईआर दर्ज करो, काम शुरू करो। ये जज साहब का कोई जुडिशियल मामला थोड़ी ना है। बिल्कुल। जांच कर लीजिए। जज साहब को नाम भी, मैं तो कह रहा हूँ अननेम्ड एफआईआर करिए ना, जज साहब के नाम की एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, अननेम्ड करिए। अगर निकल के किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आता है तो जल्दी से जल्दी उसका खुलासा करिए, जिससे हमारे माननीय न्यायाधीश अपने काम पे लौट सके। और जो उनकी इज्जत को दांव लगा है, आज उनके परिवार की इज्जत को दांव लगा है, उससे और उनको मुक्ति मिले। सर 3-3 हाई कोर्ट के जज इस मुद्दे पर दिल्ली में आकर बैठे हैं, और वो उस देश में जहां पर 5 से 6 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हैं, उनके अपने हाई कोर्ट्स का काम भी तो अफेक्ट हो रहा है। ये काम जांच एजेंसियों का है, दिल्ली पुलिस का है, सीबीआई का है, ईडी का, उनको सौंप दीजिए। लेट देम डू देयर जॉब। आप अपना काम कीजिए। आप पिछले 3 दिन से दिल्ली में सर सिर्फ आपने गर्ग साहब से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज लिया है जो यशवंत जी के घर का है, सर वो अभी तक सुरक्षित होगा? जहां पर इतने स्तर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वहां सीसीटीवी फुटेज को संयुक्त संजो के रखा गया होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अगर कुछ कवर अप हो रहा है तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी थियरी है, जज साहब को फंसाने की कोशिश की गई है, तो जिसने भी फंसाने की कोशिश की गई है उससे अगर जुडिशियल ऑफिसर पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई उगलने वाला है। पुलिस का 3rd डिग्री चलाना ही पड़ेगा। अगर मुझे न्यायाधीश महोदय को सही में बचाना है, उनके खिलाफ किए गए कॉन्स्पिरेटर्स को सामने लाना है, तो पुलिस को अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना पुलिस की 3rd डिग्री के सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमको सच्चाई सामने लाना है और यह बात पता करनी है कि हमारे न्यायाधीश को किसने फंसाया है, वहां तक पहुंचना है, तो मुझे नहीं लगता है 3 जज कॉम्पिटेंट हैं। जज के सामने तो एक तरफ वकील साहब एक पक्ष के बोल रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के बोल रहे थे। जो फाइलें होती हैं उसी पे उन्हें फैसला देना होता है। भले उन्हें लग रहा हो कि मर्डरर कोई और है फाइल में, लेकिन चार्जशीट में अगर चीजें आ रही हैं, बहस में सारी चीजें आ रही हैं, तो उनको तो ऑन रिकॉर्ड पे फैसला देना होता है। तो यहां पर सच्चाई लाने के लिए मुझे लगता है कि कंपिटेंट अथॉरिटी आनी चाहिए, और वो कंपिटेंट अथॉरिटी ही बचा पाएगी कि हमारे माननीय न्यायाधीश जी को फंसाया गया है या फिर कहानी कुछ और है। बिल्कुल सही सर। और आपसे जब मैंने पहली बार इस मुद्दे पर बात की थी तो आपने कहा था कि जितना टाइम दिया जा रहा है इस मामले में, जो टाइम बाइंग हो रहा है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और वही ऐसा लग रहा है कि 3 जजों की जांच में भी टाइम बाइंग ही हो रहा है, बड़े आराम से जांच पड़ताल हो रही है सर। इसको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की रफ्तार से किया जाना चाहिए था। साख इस वक्त दांव पे लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के और सभी जजों की, और देश की जनता जानना चाहती जल्द से जल्द कि मामला क्या है। आप इसको जितना डिले करेंगे उतना ही सवालों के घेरे में आएंगे। अंजू जी, एक घटना हुई थी चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। हाँ। उस ऑफिसर को, रेस्पॉन्सिबल को उन्होंने कोर्ट में बुलवा लिया, चंद्रचूड़ साहब ने। एक एक बैलेट हाथ में पकड़ा, लाइट में देखा है टिक क्या लगा हुआ है, बताओ जी। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जनता अपनी आंखों के सामने देख रही थी, और जब न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया सब जगह ताली बजाई गई कि चंद्रचूड़ साहब ने आज न्याय का सम्मान बचा लिया। चाहते तो इस घटना को कहते बंद कमरे में होगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, केवल एडवोकेट रहेंगे, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई उस चलते उस फैसले के साथ हर कोई खड़ा रहा, जो चाहे पक्ष ए को सपोर्ट करता था चाहे पक्ष बी का। भले उसे लगा कि हमारे फैसले, हमारी हार हुई है, लेकिन क्योंकि एक न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कैमरे के सामने कर दिया था, इसलिए उस फैसले के साथ लोग खड़े थे। तो उस फैसले से मैं यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, इस फैसले में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। ये 4 दिन का जो डिले हुआ है, 4 दिन का जो कवर अप हुआ है, ये जुडिशरी को ऐसा धक्का दे करके गया, ऐसा दाग दे करके गया है, शायद कोई डिटर्जेंट इसको धो नहीं पाएगा। और धोने के लिए सही कहें तो ब्लीच पाउडर अभी भी है, आप डालिए, ब्लीच डालिए और उसको रगड़ के किसी तरह से साफ कर दीजिए। अगर आप इसमें 2-4 दिन 10 दिन और डिले कर देते हैं तो फिर शायद ये जो 6 महीने का काल होगा इसको कभी लोग भूलेंगे नहीं कि ऐसी घटना हुई और ऐसा कवर अप हुआ जिसका पता ही नहीं चला कि कौन था, विक्टिम थियरी सही थी या कॉन्स्पिरेसी थियरी सही थी।
या जो पब्लिक समझना चाह रही थी या पब्लिक जिस बारे में सोच रही थी वह घटना सही थी। तो अभी भी समय है एक स्टेप लेकर के जल्दी से जल्दी चीजों को, हर चीज को क्लियर कर दें और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जांच करवाएं। सर, सुओ मोटो नहीं लेते सीजीआई संजीव खन्ना, तो अभी एक दिन पहले एक याचिका भी दायर की गई थी कि इस मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपी जाए। उसको भी उन्होंने सुनवाई के लायक नहीं समझा सर। उस अदालत में जहां 1 घंटे में केस मेंशन होता है और जमानतें मिल जाती हैं, शनिवार के दिन 3-3 बेंच बैठ जाते हैं किसी एक को जमानत देने के लिए, 2:30 बजे रात को एक आतंकवादी के लिए सुनवाई हो जाती है सर। और यहाँ पर जहां पर अपनी साख दांव पर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर तो उनको त्वरित मामले को निपटाना चाहिए था, ताकि लोगों का भरोसा बना रहता। जितना डिले कर रहे हैं उतना ही ज्यादा इस मामले में लोगों के मन में शक शुबा पैदा हो रहा है। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ सर कि जो बातें आपने कही कि तुरंत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एजेंसी को ये मामला सौंपा जाए, बजाय इसके कि 3 जज इस मामले की जांच करें, शायद दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अगर विक्टिम भी है तो भी पता चल जाएगा, अगर विक्टिम नहीं है तो भी पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या था, कौन इन्वॉल्व है। अगर सर गोल गोल घूमते रहे, चले बहुत दूर तक और पहुंचे कहीं नहीं, तो क्या होगा? अगर विक्टिम है माननीय न्यायाधीश, हम्म तो आप क्या समझते हैं 3 जजों की मेंबर कमेटी जो है सच्चाई पता लगा के कतई नहीं लगा सकती? क्यों? क्योंकि अदालत को एक पक्ष अपनी बातों में उलझाता है, दूसरा पक्ष अपनी बातों में उलझाता है। उन्हें कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस तरह के मैटर्स में जांच करने का या अंदर तक, तह तक जाने का। तह तक जाने का अनुभव उसी को है जो एजेंसीज में काम कर रहा है, जिसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग हुई है। और मैं तो अंदर खाने जानता हूं कि केंद्र सरकार कभी कभी अपने ऑफिसर्स को विदेशों में भेजती है, यूरोप में भेजती है, अमेरिका में भेजती है, ऐसे देशों में वहां की एजेंसी से मिलकर के ट्रेनिंग कराती है कि भाई इसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज आप करो। तो जब एक एक्सपर्टीज की संस्था पड़ी हुई है हमारे देश में, और कानून में भी मैंने आपको बता दिया कि केंद्र के पास भी पावर है, राज्य सरकार के पास भी पावर है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के भी पावर है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि न्यायपालिका अपना कार्य, या ये कहें कि न्यायपालिका के प्रति विश्वास में लोगों की कमी आ रही है, तो ऐसे मामले में केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ के जांच को बढ़ाने का काम किया जा सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, विद ड्यू कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन जांच कराने के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी देश की संसद पे है संविधान को रक्षा करने की। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है संविधान की रक्षा करने की। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और कुछ ऐसा ही होना चाहिए, अगर जैसे आपने बताया कि सबको अधिकार है, कार्रवाई को, एफआईआर को इनिशिएट कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटेंट एजेंसी को सौंप सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं सर कि हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन में कुछ इस दिशा में भी कोई फैसला लिया जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सब गोल गोल घूम रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सर, आपने समय निकाला, बड़े विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।